नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की, जिसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स भी कहते हैं। जिस तरह से लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि इंच, यार्ड, फुट, मीटर, माइल, नॉटिकल माइल्स और लाइट ईयर, उसी तरह से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारे पास कई सारी यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे उन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की, और उन पर बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कभी भी कोई हमसे पूछे व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो हम यही कहेंगे कि कंसंट्रेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करें उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक तो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है, और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो ही कंपोनेंट होंगे उसके। एक होगा सॉल्यूट, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि माइनर होगा, और दूसरा होगा सॉल्वेंट, जो कि मेजर होगा और जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात और, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है बाइनरी सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेजर करें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को समझें। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, या कितने सॉल्वेंट के लिए कितना सॉल्यूट हमने डिजॉल्व किया है, मिलाया है, मिक्स किया है। इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन में बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की। तो हम लोग जिन 9 कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। पहली है मास परसेंटेज, जिसे हम मास बाय मास परसेंटेज भी कहते हैं, या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपको मास परसेंटेज कहा जाएगा या वेट परसेंटेज कहा जाएगा तब भी वो सेम होगा। एम बाय एम या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दिया जाए, दोनों ही सेम है। ऐसे दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, वी बाय वी परसेंटेज, वी बाय वी रेशो। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एम बाय वी रेशो या एम बाय वी परसेंटेज। फोर्थ है मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ है पीपीएम। सिक्स्थ है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। सेवेंथ है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। 9 कंसंट्रेशन यूनिट्स है, जिनको एक एक करके मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज की, या एम बाय एम परसेंटेज की, या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज की। तो मास परसेंटेज जिस भी कंपोनेंट का निकालना है, दो कंपोनेंट है मैंने बताया आपको, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ और सॉल्वेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मानते हैं कि हमें मास परसेंटेज ए का निकालना है। तो मास परसेंटेज ए का कैसे निकालेंगे, जिस कंपोनेंट का भी निकालना है, यानी मास परसेंटेज ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, यानी सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इंटू 100। इसे अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ये क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज जो निकलता है वो टोटल में से निकलता है, और टोटल कितना होता है 100%। इसीलिए हम लोग इसे थ्योरेटिकली जब डिफाइन करते हैं तो हम कह देते हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 100 ग्राम सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का भी हम निकाल रहे हैं, अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर हम सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो हम कह देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है उसे हम मास परसेंटेज कहेंगे सॉल्वेंट का, और अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसे हम कहेंगे मास परसेंटेज सॉल्यूट का। तो डिपेंडिंग ऑन हमें सॉल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, उस हिसाब से हम कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मास परसेंटेज के बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की, बिल्कुल जो कि मास परसेंटेज की तरह ही निकाला जाता है। तो इसमें इसे हम वी बाय वी परसेंटेज या वी बाय वी रेशो भी कहते हैं। तो इसमें भी वही होगा कि जिस कंपोनेंट का हमें निकालना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना उस कंपोनेंट का मास है, कंपोनेंट यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ए बी या फिर ए। तो मान लीजिए हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी मल्टीप्लाई में 100। और डेफिनेशन क्या होगी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज के बाद अब हम थर्ड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जी हाँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी स्टूडेंट्स वैसे ही होगा, ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम होगा इंटू 100। तो जिस कंपोनेंट का भी हमें निकालना है, मोस्टली हम सॉल्यूट का निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना हमने सॉल्यूट का मास मिलाया, कितना सॉल्यूट का मास हमने डिसॉल्व किया। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने डिनोमिनेटर में रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगी। स्टूडेंट,
नेक्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है पीपीएम, जो कि बहुत ही खास होती है। क्यों बहुत ही खास होती है? क्योंकि बाकी यूनिट्स को तो हम कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पीपीएम का यूज़ बहुत ही पर्टिकुलर प्लेसेस पर होता है। पीपीएम और पीपीबी दोनों का यूज़ बहुत ही पर्टिकुलर प्लेसेस पर होता है। इसका यूज़ कब होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा हो और सॉल्यूट बहुत ही कम हो उसके कंपैरिजन में, और डिफरेंस जो हो अप्रॉक्सीमेटली मिलियन टाइम्स ज़्यादा और कम का हो, मतलब सॉल्वेंट अप्रॉक्सीमेटली मिलियन टाइम्स ज़्यादा हो, और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि सॉल्यूट जो है अप्रॉक्सीमेटली मिलियन टाइम्स कम हो। तो ऐसा जब भी होगा हम लोग जो यूनिट कंसंट्रेशन की यूज़ करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन को, उसे हम पीपीएम कहते हैं। ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, जब हम स्विमिंग पूल में क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं, तो वो किस में होता है, पीपीएम में। जब हम वाटर में ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्टेंट्स मिलाते हैं, तो वो भी किस में मेजर होता है, पीपीएम में। ऐसे ही जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट जब भी बहुत कम हो, हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, या तो पीपीएम और या फिर पीपीबी। जिस तरह से बाकी सारे परसेंटेजेस थे, उसी तरह से ये भी एक रेशो होती है किसकी, मास ऑफ सॉल्यूट की डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन की। जी हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। और इस डिफरेंस को इक्वेट करने के लिए, एक जैसे टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶। अगर 10⁶ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये रेशो बहुत ही छोटा आएगा, 0.5 टाइम्स 0 समथिंग कोई वैल्यू मिलेगी, जो कि एक्सप्रेस करने में हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। इसलिए उस रेशो को, उस नंबर को हम सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 10⁶ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मिलियन मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि वो रेशो जो है वो अप्रोप्रिएट दिखाई देने लगती है। तो इसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो इट इज़ अ रेशो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। हम ऐसा भी कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। तो स्टूडेंट, जिस तरह से पीपीएम होता है, इसी तरह से कई जगहों पर हमें पीपीबी भी पढ़ाया जाता है, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन कितना होता है, 10⁶ यानी 10 lakhs, और बिलियन कितना होता है 10⁹ जी हाँ, मिलियन कितना होता है 10⁶ एंड बिलियन कितना होता है 10⁹। और वैसे ही निकाला जाता है मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 बिलियन। तो स्टूडेंट्स, इसकी ज़रूरत और भी बड़े सॉल्यूशंस के लिए होती है, जहां पर सॉल्वेंट और भी ज़्यादा हो और सॉल्यूट वहां पर और भी कम हो उसके कंपैरिजन में। तो वहां पर हम यूज़ करते हैं पीपीबी। नदियों के पानी में हम लोग डिसइंफेक्टेंट मिला रहे हैं उसको साफ करने के लिए, उसके अंदर इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो अगर हम डिफाइन करें तो जैसे ये क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट्स इन 1 बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। जी हाँ, तो अभी तक हम लोग 5 यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं, 9 में से। तो सबसे पहला था हमने पढ़ा मास परसेंटेज, दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ था पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, एंड फिफ्थ था पार्ट्स पर बिलियन। लेकिन नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मोल क्या होता है, या हम ऐसा कहें कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स हम जब भी निकालते हैं, हम लोग जिस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसके गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। गिवन मास को हम सिंबल देंगे स्मॉल w और मोलर मास को हम सिंबल देंगे कैपिटल M। तो गिवन मास अगर हमें NaCl का लेना है तो उसका जो भी हमें नमक का मास दिया गया है, वो गिवन मास वो होता है स्टूडेंट जो हमें कंडीशन में बताया जाता है कि इतने ग्राम हमने इतने ग्राम इसमें मिलाया। तो ये और ये जो मैंने बोला, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गिवन मासेस हैं। और मोलर मास उस सब्सटेंस का फिक्स होता है। जैसे NaCl का नमक का कितना होगा तो 58.5, वाटर कितना होगा तो 18। तो उसके मोलर मास से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जिसका सिंबल हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम A का निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम B का निकाल रहे हैं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो उसका हमें मिल जाएगा। इसकी यूनिट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, MOLE से। तो स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट हम लोग क्या लेंगे, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको, मोल लेंगे। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स समझ लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स समझ लिया तो हम लोग बड़े आराम से मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और, ये यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन अगली यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो है जिसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, उसको समझने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, CHI। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो देखने में एक्स की तरह लगता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्ड होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बेंडेड होता है। तो काई जो है ये होता क्या है, एक फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। किसका, मोल का फ्रैक्शन। अब जिस कंपोनेंट का भी हमें निकालना है उसका मोल हम लोग न्यूमरेटर में लेंगे, और जिस कंपोनेंट का भी हमें टोटल कंपोनेंट का मोल हम डिनोमिनेटर में लेंगे।
तो मान लीजिए अगर हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ए का हम लोग लेंगे न्यूमरेटर में डिवाइड बाय टोटल। ऐसे अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बी का लेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड बाय टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें डिफाइन करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कॉम्पोनेंट इज, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट जिसका हम निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना हो तो रेशो ऑफ नंबर मोल्स ऑफ बी टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यही डेफिनेशन हुई किसकी, मोल फ्रैक्शन की, मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जब हमने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ ली, एक बात और स्टूडेंट्स याद रखनी पड़ेगी आपको किसी भी सॉल्यूशन की, चाहे उसमें 2 कंपोनेंट हो, अगर 3 कंपोनेंट हो। अगर 2 कंपोनेंट हो तो हमने मोल फ्रैक्शन ए और बी का निकाला और डिनोमिनेटर में मोल फ्रैक्शन ए और बी का था। लेकिन अगर 3 कंपोनेंट होते तो मोल फ्रैक्शन हम लोग ए, बी और सी का निकालते और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। कितने भी कंपोनेंट्स हो हमेशा सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है हमेशा 1 होता है। यानी इसको हम इससे ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू जो है वो 1 आएगी। आप करके देख भी सकते हैं, जब इनको हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिनोमिनेटर में कॉमन हो जाएगा और एन ए प्लस एन बी दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 1 आती है। तो इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना होता है, 1। एक बात और स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में हमसे एक बात पूछी जाती है कि नेम द यूनिटलेस क्वांटिटी या नेम द यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म। तो वो यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म जो होती है वो होती है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी यूनिट भी मोल है और डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी यूनिट भी मोल है। और मोल से मोल जब कैंसल आउट हो जाएगी तो यूनिट जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं बचती। इसलिए हम ऐसा भी कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म होती है या मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 7th यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं जो कि क्या होती है, मोलैरिटी। तो अगर हमें मोलैरिटी को डिफाइन करना हो तो हम सीधा ये बात बोलते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्या करने के लिए, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें सॉल्यूट की जरूरत होती है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट के मिलाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसे मैथमेटिकली का डिफाइन करना हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम वॉल्यूम सॉल्यूशन हमने क्या ले लिया, लीटर में ले लिया। अब अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में ना लेकर मिलीलीटर में हो तो हमें उससे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो वो 1000 जो डिवाइड बाय है वो रीअरेंज करने पर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किसमें, मिलीलीटर में है तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई होगा, और अगर लीटर में लेंगे तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, अगर सॉल्वेंट के निकालने तो सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ हमें सॉल्यूट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के गिवन मास को सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। और मैंने बताया था गिवन मास क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो मास जो हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कि इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने इतना ग्राम सॉल्यूट यूज किया, इतने ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया, उसे हम गिवन मास कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट को हम लोग इसके नाम से लास्ट के 3 डिजिट हटाकर भी लिख सकते हैं, आई, टी और वाई। तो क्या बन गई इसकी यूनिट, मोलर। क्या हो गई मोलैरिटी की यूनिट, मोलर। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर, जिसका सिंबल एम ही होता है, कैपिटल एम, क्योंकि ये भी तो यूनिट ही है। और जो कि इक्वल किसके होते हैं, ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है लीटर। तो जो कि इक्वल किसके होगी, मोल पर लीटर के, जो कि किसके इक्वल होगी, मोल पर लीटर के। तो मोलर इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे 8th यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की, जिसे हम कहते हैं मोलैलिटी। एल, वहां पर आर था, यहाँ पर एल है। तो मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट के मिलाए थे। लेकिन मोलैलिटी क्या होता है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट के मिलाए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डेफिनेशन हुई इसकी, यानी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट न्यूमरेटर में रहेगा और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। क्या बोला मैंने, तो ये एक रेशो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जिससे सॉल्व करने पर अपने आप ही 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट निकल कर आ जाएगा। तो अगर ये किलोग्राम में नहीं है तो अगर ये ग्राम में है तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने पर 1000 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा।
रीअरेंज करने पर 1000 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अगर ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे 1000 आएगा, लेकिन अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करके ऑलरेडी ले रहे हैं, ये किलोग्राम में हमें दिया गया है, तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हमें निकालना है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, उसको न्यूमरेटर में पुट करेंगे, सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम में डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगी मोलैलिटी। और मोलैलिटी मिल गई तो इसकी यूनिट क्या होगी, लास्ट के 3 डिजिट्स ITY हटा देते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, मोलल। क्या दिखाई दे रहा है, मोलल। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोलल। स्टूडेंट्स इसकी यूनिट क्या होती है, मोलल। और वो मोलल किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन मोल और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलल इक्वल होती है मोल पर किलोग्राम के, जबकि मोलर इक्वल थी मोल पर लीटर के, और मोलल इक्वल होगी किसके, मोल पर किलोग्राम के। तो ये यूनिट थी मोलैलिटी की, जो कि 8th यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन थी। आई तो स्टूडेंट्स अब हम 9th यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। जी हाँ, क्या कहते हैं इसे हम, नॉर्मेलिटी। तो स्टूडेंट नॉर्मेलिटी होता क्या है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलाए हमने सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। मोलैरिटी क्या था, कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलाए हमने सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने मिलाए सॉल्यूट के 1 लीटर बनाने के लिए। तो ये क्या होगा, नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको मालूम है, डिनोमिनेटर तो आपका ऑलरेडी मालूम है, लेकिन जो चीज़ आपको प्रॉब्लम है वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। तो वो निकालना मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल्स में, मोल्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, उसमें हम लोग नीटा n फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, n फैक्टर। तो अगर हम इसको पुट करें यहाँ इक्वेशन में, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर N2 नीटा निकल कर आ गया। नीटा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा 1 मिनट में, लेकिन उससे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा डिराइव करते हैं। नीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना ही रह गया, बाकी सब हमने यहाँ पे देख लिया है। और इतने को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से मोलैरिटी बोलते हैं। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल M इंटू N फैक्टर। क्या कहा हमने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो ये आ गया हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप। बस मुझे आपको सिखाना है N फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आइए वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि N फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, N फैक्टर हम लोग हमेशा सॉल्यूट के लिए निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात सॉल्यूट के लिए निकालते हैं। और सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, और सॉल्यूट जो है वो सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तो मैं तीनों के 3 एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम लोग N फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की, जैसे कि HCl। फिर हम बात करेंगे एक दूसरे एसिड की जिसे हम कहते हैं H2SO4, और फिर हम बात करेंगे तीसरे एसिड की जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। कि इन तीनों के केस में N फैक्टर की वैल्यू क्या क्या होगी। तो इन तीनों ही एसिड्स को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस मीडियम में मिलाया, और जब मैंने मिलाया तो ये एसिड्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। क्या होंगे, डिसोसिएट्स होंगे, और क्या बनाएंगे, एक्वस आयंस, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस, और 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव एंड PO4 3 नेगेटिव आयंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने किया क्या, मैंने क्रिस क्रॉस का उल्टा किया, रिवर्स किया। यहाँ पर 3 है तो PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। PO4 पर 1 है सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर +1 आएगा, और बैलेंस कर दिया तो 3H पॉजिटिव और ये फॉस्फेट आ गया। ऐसे यहाँ 2 है तो सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और SO4 यहाँ पर 1 है तो H पर H पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बैलेंस किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसे डिसोसिएट किया। तो हमें एसिड में काउंट करना होता है डिसोसिएशन के बाद कितने H पॉजिटिव है, तो हमें N फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में N फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1। इस केस में N फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव है। इस केस में N फैक्टर की वैल्यू कितनी है, तो 3, क्योंकि 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव हैं। तो ये तो हुआ कब, जब सॉल्यूट कैसा हो, एसिडिक हो। लेकिन अगर सॉल्यूट बेसिक हो, बेसिक जैसे कि NaOH,
CaOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस, और तीनों को मैंने वाटर में डालकर डिसोसिएट किया, तो ये टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे और बनाएंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। ये बनाएगा Ca2 पॉजिटिव और 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन, और ये फॉर्म करेगा Al3 पॉजिटिव एंड 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो एसिड में हमने H पॉजिटिव देखा था एन फैक्टर बताने के लिए, बेस के केस में हम लोग OH नेगेटिव देखेंगे एन फैक्टर बताने के लिए। तो फर्स्ट केस में कितना होगा, OH नेगेटिव 1 मोल है तो 1, 2 मोल है तो 2 एंड 3 मोल्स है तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब सॉल्ट लिया मैंने, जैसे कि NaCl, और NaCl को वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। अब इस केस में हम ये भी ले सकते हैं एन फैक्टर कि कितने कैटायन है या कैटायन पर कितना चार्ज है, या ये भी ले सकते हैं कि एनायन पर कितना चार्ज है। तो दोनों में से किसी एक चार्ज को हम ले सकते हैं एन फैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पर एन फैक्टर Na पॉजिटिव को देखते हुए मैंने लिखा 1, या Cl नेगेटिव को देखते हुए लिखा मैंने 1। एक बात और, एन फैक्टर कभी भी चार्ज नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बेशक कैटायन या एनायन पर जो भी चार्ज हो, एन फैक्टर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। और भी हम कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट को जब हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव और या फिर SO4 2 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, एक Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव हैं तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। इसको देखते हुए हम लोग +2 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, या इसको भी देखकर हम लोग 2 लिख सकते हैं। टोटल चार्ज कितना इतना चार्ज कितना हुआ कैटायन पर 2, ये चार्ज कितना हुआ एनायन पर 2। सॉल्ट के केस में हम लोग कैटायन या एनायन पर चार्ज देख लेते हैं, एसिड और बेस के केस में हम लोग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देखकर हम लोग एन फैक्टर की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। और उस एन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलैरिटी में तो हमें स्टूडेंट मिल जाता है नॉर्मेलिटी। क्या मिल जाता है, नॉर्मेलिटी। और स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मेलिटी की यूनिट डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट्स हटाने होंगे तो हो जाएगी नॉर्मल। क्या होगी, नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल रही है इसकी यूनिट को सुनते हुए। तो नॉर्मल जो है वो इक्वल किसके होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट और पर लीटर। तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ मैं आपके साथ, तो ये है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन होती हैं। तो वो 4 हैं, 9 में से 4 यूनिट्स जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। इन चारों की बात करें, चाहे वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे वो वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे वो मोलैरिटी हो, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, इन चारों में ही या तो न्यूमरेटर में और या फिर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। जी हाँ, चारों में ही, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों में ही वॉल्यूम इन्वॉल्व है। और जिन यूनिट्स में वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर के चेंज होने के साथ, टेम्परेचर के बदलने के साथ वॉल्यूम में बदलाव होते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने के साथ वॉल्यूम जो है वो कम होता है। तो इसीलिए वॉल्यूम में आने वाले डिफरेंस की वजह से इन यूनिट्स की वैल्यूज़ में भी बदलाव आएगा, बिकॉज दीज 4 यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम। इसीलिए ये चारों यूनिट्स जो होती हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। तो ये 4 जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं क्योंकि इनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी 5 जो हैं वो क्या होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। कौन कौन सी हैं वो, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm एंड ppb। कौन कौन सी हैं, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm पार्ट्स पर मिलियन यानी कि, एंड ppb पार्ट्स पर बिलियन। ये 5 वो यूनिट्स होती हैं कंसंट्रेशन की जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, और ये 4 वो यूनिट्स होती हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। और स्टूडेंट्स आइए अब हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर, जो कि कुछ इस तरह से है जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन इन टोल्यूइन इज 0.50। यानी हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, यानी हमें मास परसेंटेज बेंजीन में निकालना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन मैंने कुछ इस तरह से बताई कि मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और दोनों का सम जो होता है मोल फ्रैक्शंस का वो इक्वल होता है 1 के। और इसका सिंबल क्या होता है, काय। काय की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताई CHI, कहते हैं इसे काय हैं और स्पेलिंग होती है इसकी CHI। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
तो हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है बेंजीन का 0.50 और हमसे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन पूछा गया है। अच्छा, और अगर हम आगे बढ़ें तो हमने सपोज किया कि बेंजीन का वेट कितना है x, कितना माना हमने इसका वेट x, तो हम ऐसा कहेंगे कि W जो है वो बेंजीन का कितना है x। तो दूसरा जो वाटर है सॉल्वेंट है उसका कितना हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का WA का कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो हमने लिखा, सॉरी सॉल्वेंट वाटर है नहीं है और सॉल्वेंट यहाँ पे टॉल्यूइन है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर नहीं है, सॉल्वेंट यहाँ पे टॉलीन है, तो वो कितना होगा 100 माइनस एक्स। ये क्या हो गया W बेंजीन और ये क्या हो गया W टॉलीन। इसे हम सॉल्यूट माने B माने तो ये सॉल्वेंट होगा A। अब हमें जब W मिल गया, हमें इसका मोलर मास मालूम है बेंजीन का और टॉलीन का भी मोलर मास मालूम है। बेंजीन का कितना होता है 78 ग्राम पर मोल हमने, और टॉलीन का कितना होता है 92 ग्राम पर मोल। तो हमने नंबर मोल्स फाइंड आउट किए बेंजीन के, W भी कितना होगा WB अपॉन में MB जो कि है x अपॉन में 78, जबकि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें टॉल्यूइन के तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स, गिवन मास कितना है 100 माइनस एक्स और मोलर मास कितना है 92, मोलर मास कितना है 92। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए इक्वेशन मिल चुकी है, इसको हम पुट कर देंगे मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन में और जिसका रिजल्ट हमें दिया हुआ 0.50। तो कुछ इक्वेशन ऐसे नजर आने लगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम लेकर हमने इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर जो इक्वेशन हमारे पास आ गई 92x इज इक्वल टू 46x प्लस 3900 माइनस 39x, और इस पूरे को सॉल्व किया क्योंकि यह लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करना हमारे बहुत आसान होता है। तो 85x इज इक्वल टू 3900 आ गया, x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमने 85 से डिवाइड कर दिया 3900 को, इसे सॉल्व करने पर हमें मिल गया 45.9%। कितना मिला 45.9%। तो जैसा कि हमसे पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ बेंजीन बताइए, तो हमने परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल दिया, 45.9% हमें बेंजीन मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर, जो कि आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, यानी हमें मास परसेंटेज दिया गया है 10%। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.20 ग्राम पर ml। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन पर ज़रा बहुत ध्यान दीजिएगा। तो हमें डेंसिटी दी गई है, हमें मास परसेंटेज दिया गया है, हमसे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो NB डिवाइड बाय WA इन किलोग्राम, और अगर किलोग्राम में नहीं है ग्राम में है तो 1000 हमें मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में। तो यूनिट हमें किसमें मिल जाएगी, मोल पर किलोग्राम में, यानी मोलर में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि हमने 10% ग्लूकोज मिलाया है वाटर में, तो ग्लूकोज का मास हमने लेट किया 10% परसेंटेज में जब भी दिया गया होगा हमें लेट करना होता है। तो हमने लेट क्या किया कि ग्लूकोज का मास कितना होगा 10 ग्राम्स और वाटर का मास कितना होगा 90 ग्राम्स। तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है, तो ग्लूकोज का मास कितना होगा 10 ग्राम्स, यानी कि WB कितना हो गया 10 ग्राम्स और WA 100 माइनस 10, तो बचा कितना 90। तो WA कितना हो गया 90 ग्राम। सॉल्वेंट का गिवन मास कितना हो गया 90 ग्राम्स। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो ग्लूकोज का मास कितना होता है, मोलर मास 180। तो 10 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे सॉल्यूट के, NB मिल जाएगा हमें सॉल्यूट का, कितना होगा 10/180, जिसे सॉल्व करने पर 0.0556 आया। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करें सॉल्वेंट की, तो उसकी वजह से यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे हमारे काम आएगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का निकालना होगा, A का निकालना तो होगा, तो क्या होगा गिवन मास ऑफ A अपॉन में मोलर मास ऑफ A, और गिवन मास ऑफ A कितना है 90 और मोलर मास ऑफ A 18। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ गया 5 मोल्स। तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5 मोल्स। तो स्टूडेंट्स हमसे सबसे पहले पूछा गया मोलैलिटी, और मोलैलिटी के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 0.0556, और डिवाइड बाय क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मोलर मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, और अगर किलोग्राम ना हो तो हमें 1000 मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास किसमें है ग्राम्स में है, 90 ग्राम्स वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने पुट किया न्यूमरेटर में इसको और डिनोमिनेटर में इसको, कुछ इस तरह से। तो NB के बदले पुट किया हमने 0.0556 और WA के बदले हमने पुट किया 90 ग्राम, और क्योंकि ग्राम में पुट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, मल्टीप्लाई हमें करना है 1000 से। तो यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो 0.618 मोलर निकल कर आएगी, मोलल सॉरी 0.618 मोलल, स्मॉल m है ये, कैपिटल M नहीं है। तो स्टूडेंट्स
दूसरा हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी क्या है, कितना है। तो मोलैरिटी हम जानते हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पुट करेंगे। और अगर लीटर में पुट नहीं कर पाए तो हम 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, ml में पुट करके 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, जो कि 0.0556 था। तो ये हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम न्यूमरेटर में पुट कर देंगे। तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.556 है। अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन नहीं है, हमें लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है 100, हमने लेट किया हुआ है। तो क्यों ना मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमें ml में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में मिल गया। और अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो लीटर आ जाएगा, और अगर यहाँ डिवाइड ना करके हम लोग इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें 1000 से तब भी हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 0.0556 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.3 ml, और हमने पूरी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा रिजल्ट 0.667 मोलर, कैपिटल M है तो मोलर निकल कर आया। तो यहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.667 मोलर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा है। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है वो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे होता है। तो ऐसे ही हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट ऑलरेडी कर रखे हैं। कैसे, ये देखिए आपके सामने मैंने किया था। तो नंबर ऑफ मोल्स बी का सॉल्यूट का कितना था 0.0556 और नंबर ऑफ मोल्स ए का सॉल्वेंट का कितना था 5। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, मैंने अभी भी यहाँ पे किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमें इक्वेशन में पुट करना है। तो सॉल्यूट का 0.0556 और सॉल्वेंट का 90/18 यानी 5 मोल्स, ये भी मोल्स में और ये भी मोल्स में। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने 5.0556 ताकि हम डिनोमिनेटर में वैल्यू पहले से सॉल्व पुट करें। तो अब हमें अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर यानी 0.0556 ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो निकल कर आए थे वो डिनोमिनेटर में सॉल्व किया हमने तो 0.011 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने एक बात और बताई हुई है आप लोगों को कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर हमें बी की वैल्यू मिल गई तो क्यों ना हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए 1 माइनस कर दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं और हम चाहें तो इक्वेशन में पुट करके निकाल भी लें, दोनों ही तरीके हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने ए का रखा ऊपर और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखा, तब भी यही वैल्यू आएगी। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मैं डायरेक्टली 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल सकता हूँ। तो उसको सॉल्व करने पर भी वैल्यू जो है आप खुद निकाल कर देख भी सकते हैं, वो यही आएगी 0.989। दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सेकंड क्वेश्चन में हमने 3 चीज़ें निकालना सीखा। सबसे पहले हमने सीखा मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, और फिर हमने सीखा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। कब, जब हमें मास परसेंटेज दिया गया हो और डेंसिटी दी गई हो। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कई बार रिपीट करिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पर, जो कि आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और जो कि कुछ इस तरह से है। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, यानी कैपिटल M एंड N निकालना है हमें एक सॉल्यूशन का, जिसको बनाने के लिए हमने 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी गिवन कंडीशन जो है हमारे पास वो 5 ग्राम एंड 450 ml है। तो NaOH जो हमें दिया गया है वो कितना है 5 ग्राम, यानी हमारा WB कितना हो गया 5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी VS कितना हो गया ml में, तो वो 450 ml हो गया। अब हमें ये मिला हुआ है, हम क्या करेंगे, नंबर मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर मोल्स कैसे फाइंड आउट करें, WB/MB, NaOH का मोलर मास हम लोग लेंगे। तो NaOH का मोलर मास कितना है 40, सोडियम कितना था 23, हाइड्रोजन 1, 24 + 16 ऑक्सीजन, टोटल ऐड करने पर हो गया 40। तो हमने नंबर मोल सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया NaOH के 5/40 यानी 0.125 मोल्स। इतने मोल्स मिलने के बाद अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम देखें तो वो कितना निकाला हमने 0.125,
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमें कितना दिया 450 ml, और ml में है और हमें लीटर में चाहिए होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन में टोटल 1000 मल्टीप्लाई किया। तो तीनों को मल्टीप्लाई, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ गई वो है 0.278 मोलर्स। हमें मोलरिटी मिल गई है। स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, मोल्स में मल्टीप्लाई करना होगा n फैक्टर। अब मोल्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर, तो n फैक्टर यहाँ पर हमें निकालना होगा NaOH के लिए। NaOH एक बेस है और मैंने NaOH के लिए निकाल के भी दिखाया था आपको कि NaOH जब डिसोसिएट होगा वाटर में डिसॉल्व करने पर, NaOH जब डिसोसिएट होगा वाटर में डिसॉल्व करने पर, तो वो बनाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, ये दोनों आयन्स कैसे होंगे, एक्वस आयन्स होंगे। तो क्योंकि 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन है तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी जो भी नंबर ऑफ मोल्स था उसके अंदर हमें 1 मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो हमने यही किया। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.125, इसमें हमने n फैक्टर 1 मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने मिल गए, 0.125। और नंबर ऑफ ग्राम, क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कितना निकल कर आया, 0.125, और इस 0.125 को हमने डिवाइड किया 450 ml से, और क्योंकि ml में है और हमें लीटर में चाहिए तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो हमें जो वैल्यू मिलकर आ गई कितनी, 0.278 नॉर्मल। स्टूडेंट्स, एक बात और, नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट ये काम भी कर सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो हमारे n फैक्टर निकलने के बाद जो कि 1 है, हम सीधा मोलरिटी में 1 मल्टीप्लाई कर देते तब भी हमें नॉर्मलिटी मिल जाती। तो जैसा आपको ठीक लगे बेटा, आंसर दोनों ही तरीके से सेम ही मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल इसी वक्त सब्सक्राइब करें। जय हिंद।